गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसे आप लोग को पता है कि केमिस्ट्री क्लास चल रही थी इस पे आपको पहले चैप्टर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करा दिया था। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना ले रहे होंगे। अब कोई भी टेस्ट लगाइएगा क्लास करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट से मिल जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि एसिड एंड बेस है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर हैं पहले उसको कराए जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम एएलपी का मान के चलिए फरवरी फर्स्ट वीक से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में भी वायरल नोटिस भी हो रहा है एग्ज़ाम के बारे में, तो मान के चलिए क्योंकि 16 दिसंबर तक तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वीक में एएलपी का एग्ज़ाम शुरू होगा ही। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम ये पार्ट 1 इसकी वीडियो रहेगी अम्ल क्षार का। ठीक है, ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसकी 2 वीडियो बनेंगी एसिड एंड बेस के। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे पीवाईक्यू बनाइएगा, सारे आपके पीवाईक्यू प्रीवियस पेपर बन जाएंगे इसी नोट्स को पढ़ने के बाद से। आप एक बार इसको मेरे कहने पर पढ़िए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू बनाइए। आप खुद आकलन करिएगा कि आपके लिए वीडियो बेनिफिट रहती है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसे अगले ऐसे किसी और बुक में भी आप देखेंगे तो केमिकल कंपाउंड के नाम पे दिया होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीएच कि होता पीएच होता क्या। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझते चलेंगे। देखिए पीएच क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को क्या बोलते हैं, पीएच को पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज हमारा एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पावर। ठीक है, पीएच को हम क्या बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज एक हमारा लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। अब इसके बाद करेंगे बात पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल की खोज किसने की, तो याद रखिएगा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की। पीएच का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस लॉग ब्रैकेट में एच प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। तो रिकॉल करिएगा, पीएच को क्या कहते हैं हम, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज हमारा लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पावर। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच फार्मूला होता है माइनस लॉग ब्रैकेट में एच प्लस क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखिए, अब बात हम करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में जो 0 से लेकर 7 के बीच में ये क्या हमारा एसिडिक नेचर है, और जो 7 से लेकर 14 के बीच में वो क्या हमारा बेसिक नेचर है। तो आप कहोगे तो 7 एग्जैक्ट 7 क्या, तो एग्जैक्ट 7 हमारा होता है उदासीन होता है। जिस आसुत जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। वो हमारा क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर उदासीन होता है। यदि 0 से लेकर 3 तक की बात करें हम, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और 3 के बाद 3.1 3.2 3.5 ऐसे करके, मतलब 3.5 से लेके 6.9 तक ये क्या होगा आपका, वीक एसिड होगा। वैसे ही जब हम 7 से आगे बढ़ेंगे, 7 8 9 10, तो 10 तक हमारा जो होगा, 10 11 तक ये हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जैसे 12 13 14 आएगा, ये आपका पीएच स्केल में क्या होगा, वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कहने का मतलब ये है सिर्फ कि देखिए, जब हम 0 से 7 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका एसिड घटता चला जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 0 से 3 तक की पीएच वैल्यू है, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। वैसे ही जब 7 से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्षारता बढ़ती चली जाएगी। जैसे 8 का कम होगा, और ये जैसे जैसे 14 के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे क्या होगी, इसकी जो क्षार प्रकृति है इसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यानी कि हम जो बता रहे हैं 12 से लेकर 14 के बीच में जो होता है, ये आपका होता है प्रबल क्षार बोलिए या स्ट्रॉन्ग बेस बोलिए। तो 0 से 3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 12 से जो 14 होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और उदासीन हमारा होता है 7 पे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। देखिए 3.5 से 6.9 ये क्या होगा, दुर्बल, हम बताया था ना, वीक एसिड। और 0 से 3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 से 9.5 ये क्या होगा, आपका वीक बेस होगा, यानी दुर्बल क्षार होगा। वहीं देखिए 10 से 14 क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आइए अब कुछ देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइट्रिक एसिड का कितना होता है, विनेगर में कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, इसके बारे में देखिए गैस्ट्रिक जूस का तो याद रखिएगा पीएच मान। देखिए 1 होता है, कहीं के आपको 1.5 मिल जाएगा, 1 से 1.5 के बीच मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। लेमन जूस का वेरी मोस्ट है 2.5। विनेगर का 3.0, कितना होता है विनेगर का, 3.0 या 3 से 3.5 तक। वाइन का होता है 3.5।
टमाटो जूस का होता है यानी टमाटर का रस में कितना होगा 4.1। एसिड रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार पेपर में पूछा भी गया है 5.6 या लिखा होगा लेस देन 5.5। वैसे आपको ऑप्शन में लेस देन 5.5 अधिकतर मिलेगा देखने के लिए, लेकिन याद रखिएगा 5.6 या लेस देन 5.5। यूरिन का कितना होता है 6.0 यानी 6 होगा। मिल्क का 6.5। प्योर वाटर का कितना होगा 7 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो 7.4 या 7.5। लाइम वाटर जिसे चूना का पानी कहते हैं ये होगा 11 या 11 से 11.5। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इसको बस याद करना है, इसको याद करिएगा। आपका सांद्र यदि HCl की बात किया जाए यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया जाए, इसका कितना होता है 0, और 0 से 3 हमने क्या बताया था आपका, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि हमारा जो HCl है वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। टूथ डिके, दांत का क्षय कब होना, क्षरण मतलब दांत का कटना या घिसना कब स्टार्ट होता है, जब हमारे दांत की पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है। कितनी 5.5 से नीचे हो जाती है। टूथपेस्ट जो हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये देखिए नेचर से क्षार होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 8 होता है, याद रखिएगा। और वेरी मोस्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको तो रट लीजिएगा 10 से 10.5, 10 से 10.5, ये क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका होता है कितना 14 होगा पीएच वैल्यू, और ये हमारी किस कैटेगरी में आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो 10 से 11 से आपके 14 के बीच में आएंगे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस जो लगभग 14 होता है पीएच स्केल, ये क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलिए अब देखते हैं अम्ल और क्षार पहचानने की विधियां होंगी। तो पहला आपका ओल्डेस्ट नियम है, फिर उसके बाद अरहेनियस है, उसके बाद ब्रोस्टन एंड लॉरी है, उसके बाद आपका लेविस है। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी पुरानी सिद्धांत क्या कहा जाता है इसके। चलिए ओल्डेस्ट मेथड, फर्स्ट आपका ओल्डेस्ट मेथड। तो एसिड के बारे में क्या बताया गया था, जो एसिड जो टेस्ट में होता है हमारा खट्टा होता है। जो हमारी पुरानी सिद्धांत है अम्ल क्षार के बारे में, वो बताता है कि जो अम्ल होता है वो टेस्ट में कैसा होता है खट्टा होता है। देखिए अब एक नियम के बाद केमिस्ट्री में अपवाद मिलना तय ही होता है। अब देखिए अपवाद में क्या है, ग्लाइनिन और एलिनिन। कौन सा, ग्लाइलिन और एलिलिन, ये दोनों क्या होते हैं स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, यानी सावर नहीं होते हैं स्वाद में, लेकिन फिर भी क्या है ये नेचर से एसिड होते हैं। क्या नेचर से क्या होते हैं एसिड होते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या बताया ओल्ड मैटर कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में आपका क्या होता है खट्टा होता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, याद रखिएगा ग्लाइलिन और एलिनिन। ये स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं एसिड होते हैं। अब आइए देखते हैं लिटमस पेपर से इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। तो देखिए लिटमस पेपर बना किससे होता है, लाइकेन से। एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे, जो शैवाल होता है और फंगी होता है इसके बीच की सहजीवन संबंध स्थापित कौन करता है, तो होता है आपका वो लाइकेन। तो लिटमस पेपर किससे बना होता है, लाइकेन से। और ये एल्गाई और फंगस के बीच सहजीवन संबंध कौन रखता है, तो लाइकेन। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लिटमस पेपर का खुद का नेचुरल कलर है वो कौन सा कलर होता है, बैगनी। ठीक है, अब देखिए यदि ब्लू लिटमस पेपर हम लें, ठीक है, वो किसी विलयन में हम उसे डुबाएं, यदि वो लाल हो जाता है तो वो क्या होगा आपका एसिड होगा। यानी सिंपल सी लैंग्वेज याद रखिएगा कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे उसको क्या कहेंगे हम, एसिड कहेंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लिटमस पेपर बना किससे होता है, तो बना होता है लाइकेन से। ठीक है, और लाइकेन किससे, एल्गी और फंगी मतलब शैवाल और कवक से। और शैवाल और कवक के बीच का जो सजीवन संबंध स्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं हम, लाइकेन। और लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा होता है, तो बैगनी कलर। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में चेंज करता है वो क्या होता है हमारा नेचर से एसिड होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब एसिड क्या होता है। तो एसिड और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो बनता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसमें क्या होती है पॉप की साउंड आती है। ये आपके 2018 एलपी में आया था, और अभी हाल फिलहाल जो जेईई एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। इसमें यही दिया था कि कौन सी अभिक्रिया जिसमें पॉप साउंड करके हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो एसिड और मेटल की। देखिए एसिड हम ले लिए H2SO4, मेटल हो गया हमारा जिंक, बन क्या गया जिंक यानी जिंक के साथ SO4 आ गया, यानी कि बन गया जिंक, मेटल सॉल्ट बन गया हमारा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, मेटल सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस, इंपॉर्टेंट यह है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी वो भी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, अब देखिए इसका अपवाद है HNO3 से, वो क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। यानी सबके साथ एसिड मेटल की जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन जब
एसिड की जगह पे हम HNO3 लेंगे यानी कि नाइट्रिक एसिड लेंगे तो मेटल के साथ रिएक्ट तो करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए अब जब एसिड की अभिक्रिया यानी एसिड का रिएक्शन हम कार्बोनेट आयन यानी CO3 और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 से कराते हैं तो धातु साल्ट बनता है, उसके साथ साथ वाटर बनेगा, उसके बाद फिर आपका CO2 गैस भी बनेगा। यानी जब एसिड की अभिक्रिया हम कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो मेटल साल्ट प्रोडक्ट हमारा वाटर एंड CO2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो देखिए एसिड हमने ले लिया HCl और लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बन क्या गया हमारा, ये Na किसके साथ, Cl के साथ NaCl, ये बन गया हमारा लवण बन गया यानी मेटल सॉल्ट बन गया और इसके साथ प्रोडक्ट बना हमारा H2O और यहाँ से रिलीज हुआ CO2 गैस। आगे देखिए, देखिए हम बात करते हैं अब कार्बनिक एसिड की और कार्बनिक नहीं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि होगा आपका कार्बनिक अम्ल हिंदी में और अकार्बनिक अम्ल। तो पहले देखेंगे हम ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो बाय नेचर मिले हमें या एनिमल प्लांट से मिले, तो ये मिलेगा किससे, प्लांट से और एनिमल से। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड प्लांट से मिलता है, ये क्या होगा, टमाटर। टार्ट्रिक एसिड इमली से, लैक्टिक एसिड दही और सिट्रिक एसिड नींबू में। अब देखिए इनऑर्गेनिक जो आपके क्या होगा, अर्थ क्रस्ट पे यानी भू पर पाया जाएगा। HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जो NHO3 है यानी नाइट्रिक एसिड है, ये हमने क्या बताया था अभी, ये अपवाद होता है एसिड और मेटल के रिएक्शन का जहाँ H2 गैस निकलता है पॉप साउंड के साथ लेकिन HNO3 में नहीं निकलता है, इसको आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं बेस की कंडीशन क्या है। बेस मतलब क्षार होता है हिंदी में। बेस टेस्ट में कैसा होता है हमारा, अम्ल होता है, खट्टा, लेकिन जो बेस होता है ये होता है कड़वा यानी कि बिटर होता है। क्या होता है, यह बिटरनेस होता है, मतलब कि स्वाद में कड़वा होता है। और हमने क्या बताया था अम्ल में, अम्ल वो है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होगा, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो क्या होगा हमारा, क्षार होगा। क्या होगा हमारा वो, क्षार यानी कि बेस होगा। अब देखिए जब भी हम बेस की अभिक्रिया किसी मेटल से कराते हैं तो H2 गैस क्या होता है, वो पॉप साउंड के साथ यहाँ भी रिलीज होगा, यानी 2NaOH प्लस Zn Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। देखिए यहाँ पे जो भी रिएक्शन बताया जा रहा है NCERT का ही रिएक्शन है, ये एग्जाम में एटीजिट ऐसे ही आपको रिएक्शन देखने को मिल भी सकते हैं एग्जाम में। देखिए 2NaOH किससे रिएक्शन किया, मेटल के साथ, बना आपका प्रोडक्ट ZnA2, ठीक है, सॉरी Na2 ZnO2 बना, ठीक है। और ये देखिए और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या होगा, पॉप साउंड में रिलीज होगा। जो हमारा बेस होता है उसे जब टच करोगे तो वो हल्का चिकना मिलेगा यानी कि स्लिपी वे में मिलेगा, ठीक है, हल्का चिपचिपाहट होगा उसमें। अब देखिए ये था आपका ओल्डेस्ट सिद्धांत। अब हम देखते हैं अरहेनियस रूल। अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप ध्यान सुनिएगा, आपको सारे चीज़ क्लास में ही याद होके जाएंगे। अरहेनियस नियम क्या कहता है कि किसी सोल्यूशन को जब हम एक्व सोल्यूशन या जलीय विलयन के साथ मिलाएंगे तो जो H प्लस आयन सबसे ज़्यादा रिलीज करे, यानी वो सोल्यूशन जो एक्व सोल्यूशन यानी जलीय विलयन में क्या करे, H प्लस आयन रिलीज करे, क्या रिलीज करे, H प्लस आयन रिलीज करे, वो क्या होगा, वो आपका होगा अरहेनियस एसिड होगा, यानी अरहेनियस के अनुसार से वो क्या होगा, वही एसिड होगा जो हाइड्रोजन आयन को त्यागे। और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स त्यागे जाएंगे वो उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी। यानी जैसे एक त्यागे तो मोनोमर होगा यानी एकल क्षारीय होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं HCl एक्वस सोल्यूशन हमारा जलीय विलयन है, जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा हमारा H प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए कितने हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज किए, तो एक रिलीज किया, यानी इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। हमने क्या बताया, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतनी उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HCl की क्षारीयता कितनी हो गई, एक हो गई। आप रिएक्शन देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। आगे चलिए, देखिए ऐसे ही H2SO4 कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2H रिलीज करेगा, कितनी हो जाएगी, बेसिकली 2 हो जाएगी। वैसे देखिए HNO3 में कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। H2CO3 में जिसे क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड, इसमें कितना होगा, 2 हो जाएगा। H2C2O4 जिसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और ये क्या होगा, H2 यहाँ से जो रिलीज करेगा H2 आयन, ये क्या होगा, इसकी बेसिसिटी यानी क्षारीयता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए बेसिसिटी होती क्या है, जो मैंने बताया कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो त्यागेगा उतनी उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स गिवन बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी, यानी किसी अम्ल के द्वारा त्यागेगा H प्लस आयन, देखिए बोले ना त्यागेगा H प्लस आयन की मात्रा क्या कहते हैं, उसकी क्षारीयता कहते हैं। ये तो आप कंफर्म ही हो गया होगा। अब देखिए एसिड,
हमने पहले बताया था एसिड जो स्ट्रांग होते हैं उनका पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, और जो कमजोर यानी कमजोर मतलब वीक हमारे हैं या दुर्बल कहिए इनको, तो इनका पीएच मान 3.5 से 7 से क्या होगा, कम होगा। तो जो H प्लस आयन ज़्यादा दे मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा रिलीज करे, पीएच वैल्यू कम हो, वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहले याद रखिएगा नाम HCl, H2O4, H2SO4 और उसके बाद HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड। और इधर वीक एसिड में याद करिएगा कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। और याद रखिएगा हम खाने में यूज वीक एसिड का प्रयोग करते हैं एंड वीक बेस का, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को ही हम क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग ना एसिड खाते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस खाते हैं। अब देखिए कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद यह है कि देखिए जो हम अरेनिस ने बताया कि जो H प्लस आयन रिलीज करे वो अम्ल होगा, लेकिन CO2 भी हमारा नेचर से क्या है, अम्ल है, SO2 भी क्या है, नेचर से अम्ल है, NO2 भी नेचर से क्या अम्ल है। तो ये क्या है, इनके अपवाद हैं। अब कैसे, देखिए जब SO2 जो हमारा पर्यावरण में है यानी वायुमंडल में, जब ये वाटर प्राप्त करता है वायुमंडल से, तो ये बनाता है क्या, H2SO4, ये जो हमारा एसिडिक नेचर होता है। NO2 वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, ये भी हमारा एसिड है। CO2 H2O के साथ मिलकर क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जैसे H2CO3, ये भी क्या होता है हमारा कार्बन सॉरी कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। और देखिए जो एसिटिक रैन होता है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 या 5 लेस देन 5.5 होता है, ये इसका मेन कॉज क्या होता है, SO2 एंड CO2, SO2 और NO2। इसीलिए आगरा में जितनी फैक्ट्रियां से SO2 निकल रही थी ना, तो आगरा का जो ताजमहल है उसके अगल बगल में सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि संगमरमर जो हो रहे थे, SO2 यानी एसिड रैन से क्या हो जा रहे थे, पीले पड़ जा रहे थे। संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं इसको, संगमरमर का पीला पड़ना संगमरमर का कैंसर भी कहलाता है, जो कि SO2 और NO2 को मिल जाने से क्या होगा, एसिड रैन होगा, एसिड रैन से क्या होगा, आपकी संगमरमर खराब हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए बेस का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम अरहेनियस के अनुसार क्षार किसे कहेंगे। ठीक है। अब देखिए जब सॉल्यूशन जो हमारा एक्वस में क्या करे, OH माइनस दे। अब देखिए रिलेट करिएगा कि जो आपका अम्ल था वो क्या कर रहा था, H प्लस आयन निकाल रहा था, H प्लस आयन रिलीज कर रहा था। ठीक है। और ये क्या करेगा, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अब देखिए रिएक्शन इसका एग्जाम्पल में NaOH एक्वस सिलेक्शन में क्या करेगा, Na प्लस OH माइनस। देखिए OH माइनस ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये देखिए OH माइनस रिलीज यानी क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा यानी क्षार हो जाएगा। अब देखिए बेस क्या है, और इसमें दो दो कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या बताया था आपको, NaOH कितना होता है, पीएच वैल्यू इसका 14 होता है। देखिए प्रबल क्षार हुए होते हैं जो जल में घुल के OH आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे और पीएच ज़्यादा हो, 12, 13, 14। ठीक है। और उसमें हमने क्या बताया था, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अप्रोक्स कितना होता है, 14 होता है, इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। और वीक बेस क्या होता है, जो जल में कम घुले, लेकिन OH माइनस जल में कम घुलेगा, OH माइनस कम रिलीज किया, पीएच वैल्यू भी क्या होगा इसकी ज़्यादा होगी, का जो 7 से यानी आगे बढ़ेगा उसे बोला है पीएच वैल्यू ज़्यादा, यानी कितना होगा, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है क्या, हमारा ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का होता कितना, 7, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 या 7.5। ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर कहने का ये मतलब है जल में जो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, जो जल में अच्छे से, देखिए ऐसे बेस जो जल में पूरी तरह से घुल जाए उसे क्या बोलते हैं, अल्कलाइन नेचर, हिंदी में बोलते हैं भस्मीय नेचर। ये कौन गुण रखता है, हमारा ह्यूमन ब्लड, क्योंकि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 या 7.5। अब देखिए इसका अपवाद क्या है, अपवाद है NH3 अमोनिया। अमोनिया में कोई OH माइनस आयन नहीं निकला, लेकिन अमोनिया आपका नेचर से कैसा होता है, बेस होता है। ठीक है। अपवाद सारे याद रखिएगा। अपवाद मैंने एसिड में क्या बताया था, CO2 बताया था आपको, SO2 बताया था और NO2 बताया था गैस। लेकिन इसमें क्या, अमोनिया बेस में क्या है, अमोनिया अरहेनियस के अनुसार अपवाद जो होगा अमोनिया होगा, लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपका बेस प्रकृति रखता है OH आयन नहीं देने के बावजूद भी। ठीक है। आपका सी वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। कॉफ़ी है, टूथपेस्ट, एक आपका क्षारीय नेचर है। और देखिए मैंने यहाँ नोट करके लिखा भी है कि खाने में हम वीक एसिड और वीक बेस का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए ब्रोस्टन एंड लॉरी का सिद्धांत देखेंगे। हमने अरहेनियस देख लिया, ठीक है, अरहेनियस हमने आपको बता दिया। अब देखिए ब्रोस्टन लॉरी सिद्धांत देखते हैं हम। देखिए एसिड क्या होता है, जो पुट्रान का क्या करे, डोनर हो, यानी पुट्रान H प्लस आयन त्यागे। डोनर मतलब होता है देना यानी कि त्यागना। तो जो एसिड होगा हमारा वो क्या होगा, पुट्रान डोनर होगा, यानी कि H प्लस आयन क्या करेगा, त्यागेगा। अब बेस जो होगा हमारा
वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, यानी H+ आयन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करे उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे। देखिए H+ ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, रिवीजन करते समय H+ लिखिएगा। अब देखिए ब्रॉशन लॉरी क्या कहता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, ऐसे लगाइएगा, लिखिएगा A यानी कि एसिड, और ऐसे लगाइएगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलेंगे हम, B यानी कि बोलेंगे बेस। तो जो रिलीज करे, डोनेट करे, A बोलेंगे उसको यानी एसिड बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलेंगे, B मतलब कि बेस। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिए Cl- HF- ये बनेगा क्या हमारा, देखिए अब ये H इसके साथ जुड़ जाएगा HCl, तो H को त्यागा कौन, हमने क्या बताया था, जो H+ आयन को क्या करे, डोनेट करे, वो क्या होगा आपका, एसिड होगा। तो ये बनेगा क्या आपका, एसिड बनेगा। देखिए H यहाँ से गया ना, और एक्सेप्ट कौन किया, तो Cl किया, तो ये क्या बनेगा, हमारा बेस बनेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में H2SO4 HCO3। अब देखिए यहाँ से H2 त्यागा कौन, यहाँ पे देखिए SO4 त्यागा कौन, तो जो H2 यानी H+ त्यागा यानी कि डोनेट किया, वो क्या बनेगा, हमारा एसिड बनेगा। और देखिए H2CO3 बना यहाँ पे, यानी एक्सेप्ट कौन किया, ये H किसने एक्सेप्ट किया, इसने, यानी मैं क्या बन गया, ये मेरा बेस बन गया। तो ये मैंने बताया, देखिए जो H+ है जो डोनेट करेगा वो बनेगा A, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा हमारा B। तो ये क्या बन गया हमारा, H+ डोनेट्स करेगा एसिड, और जो H+ आयन हमारा एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये आपका है ब्रोस्टन लैरी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे आपका लेविस कॉन्सेप्ट। आई होप मैं कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपको सारे चीज़ एक लाइन अच्छे से क्लियर होंगे। आपको जो भी डाउट होते होंगे ना, आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है, देखिए लेविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो देखिए जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या आपका लेविस के अनुसार लेविस एसिड है। तो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या होगा, वो लेविस बेस होगा। क्या होगा, लेविस बेस। यानी जो एक्सेप्ट करेगा, इसमें क्या है, इसमें जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका लेविस एसिड है, लेकिन जो इसमें लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या हमारा लेविस बेस है। देखिए लोन पेयर होता क्या, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा न ले, यानी कह सकते हो कि जो शेष बच जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे आपके बॉन्ड बनाने में, वो होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने नाइट्रोजन को बताया, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 5। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए जैसे कि NH3 है, आपने देख लिया N में कितने बच रहे थे, अंत में 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। देखिए N H H NH3 में 3 हो गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर, 1 2 3 3 2 5 हो गया ना। देखिए जो अंत में थे इलेक्ट्रॉन 5 बता दिए, एक H के साथ पेयर बनाया, इसके साथ पेयर बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन 2 बच गए। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लेविस के अनुसार वो लेविस एसिड होगा, और जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या बनेगा, डोनर क्या बनेगा, इसमें उसमें ये बेस बनेगा, लेविस बेस बनेगा। लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बनेगा, लेविस एसिड बनेगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहा है ना, लेविस क्या बताया था कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसके पास कमी होगी। तो किसी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट हमारा, यानी कि वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, वो क्या है, लुईस अम्ल है। क्योंकि लुईस अम्ल पहले बताया था हमने इजी लैंग्वेज में कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट आदमी कब करता है, जब उसके पास किसी चीज़ कमी हो। जैसे आपके पास पैसे की कमी है, वो पैसा कोई देगा, पैसे को एक्सेप्ट कर लोगे, यानी पैसे की कमी है, यानी कि पैसे क्या है, डिफिशियंसी है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। तो वही कह रहा है वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किस में आता है, लुईस अम्ल में आता है। और जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो डोनेट कर रहा है वो क्या होगा, बेस होगा। और सामान्यतः जो लुईस एसिड होते हैं, सामान्यतः जनरली वो क्या आते हैं, उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जैसे H+, Cl+, Br+, Na+, Mg+। यानी प्लस ये क्या दिखा रहा है आपको कि ये क्या आते हैं, लुईस एसिड होते हैं। अब देखिए लुईस बेस, और देखिए लुईस एसिड लुईस बेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लुईस का सिद्धांत है। तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे, मैंने बताया ना, जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, आपका लुईस बेस होगा। और जनरली इनके ऊपर जो डोनेट करा उसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो H-, Cl-, Br-, F-, OH- एक्सेट्रा, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गए। तो देखिए आर्हेनियस ने क्या बताया, आर्हेनियस ने ये बताया था कि जो H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा,
और OH माइनस जो आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। हमने आपको देखिए अब देखिए शुरू से याद करेगा, अम्ल खट्टा होता है और बेस क्या होता है, कड़वा होता है। एसिड के साथ मेटल की अभिक्रिया कराया तो पॉप HO2 दिया, सॉरी H2O नहीं, मतलब हाइड्रोजन गैस दिया पॉप साउंड के साथ। फिर मैंने तो अरेनियस बताया, अरेनियस में क्या बताया मैंने आपको कि अरेनियस जो होता है वो H+ आयन जो रिलीज करे और OH माइनस रिलीज करे। जो H+ आयन रिलीज कर रहा है उसे अम्ल बोले, और जो OH माइनस रिलीज किया उसे क्या बोले, बेस बोले। उसके बाद आया ब्रोस्टन एंड लॉरी सिद्धांत। ब्रोस्टन लॉरी सिद्धांत ने यही बताया, जो H+ प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे, जो डोनेट करेगा एसिड बनेगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा था H+ आयन यानी प्रोटॉन को, वो क्या बन रहा था, आपका बेस बन रहा था। और लेविस सिद्धांत, लेविस सिद्धांत ये कहा कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो आपका लेविस एसिड होगा, और जो लोन पेयर को डोनेट करे वो क्या होगा, बेस होगा। जनरली लेविस एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जनरली जो लेविस बेस होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बस यही है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने एसिड एंड बेस का क्या कर दिया, आपको कंप्लीट कर दिया। जिसका सेकंड लेक्चर आएगा, जो जनरली हम डेली यूज में लेते हैं एसिड, जो आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चैप्टर कराया जाएगा। ये दोनों चैप्टर कराने के बाद आप कोई बुक उठाइएगा, कोई मॉक टेस्ट लगाइएगा, इस चैप्टर से आपके पूरे में पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ये 110% मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उम्मीद करता है आपको अच्छे से हर लाइन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिए। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।